नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम इसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और इसको हम एक नागरिक होने के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। तो इसी मुद्दे का नाम है वेनेजुएला पर हुआ हमला। तो सबसे पहली बात है कि ये विषय क्या है। वेनेजुएला का जो संकट है वो एक अमेरिकी दखल, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से संबंधित है। वेनेजुएला संकट को हम देखें तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति का हस्तक्षेप बनाम संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये हमारे आसपास, यदि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में इस चीज़ को हमने देखा है गहराई से, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो। ये विषय यदि हम आईएएस के उस मुद्दे पे देखें तो ये GS2 से, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। ये आपके ऐसे और एथिक्स के मामले में भी इसका ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का, यदि इसकी पृष्ठभूमि में देखें तो वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। यहाँ पर 2013 के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार थी, जो कि अमेरिकी प्रभावित आर्थिक मॉडल से उसने दूरी बनाई और उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर आर्थिक, वित्तीय और कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये जो अमेरिकी हस्तक्षेप था वो उसके कई स्वरूप होते हैं। वो आप भारत में भी देख सकते हैं, जिस तरीके से भारत में उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो उसमें सबसे पहले था उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जैसे कि तेल निर्यात पर रोक, विदेशी खातों को फ्रीज कर देना, मानवीय संकट में वृद्धि। हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने रूस से जो भी ऑयल परचेजिंग की, तो उसके बाद इंडिया पर जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगाए या जिस तरीके का प्रेशर डेवलप किया, जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश की है, वो समझ में आती है। ऐसे ही इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप यानी निर्वाचित सरकार को अवैध ठहराने की या विपक्षी नेता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने का प्रयास इन्होंने किया और जिस तरीके से वहाँ के विपक्षी नेता को नोबेल पुरस्कार मिला, ये उसका एक सामान्य सा उदाहरण था, जीता जागता उदाहरण था। तीसरी बात आती है कूटनीतिक दबाव। उसने वहाँ पर अमेरिका यूएस ने क्या किया, वहाँ पर सहयोगी देशों से उसकी मान्यता को दिलवाना, ओएस जैसे मंचों पर दबाव बनाना और हाल ही में हम जब लगातार देख रहे थे कि उन्होंने वेनेजुएलन जो ऑयल टैंकर्स थे उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया था। अब ये प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्या उल्लंघन हुआ इसमें। आप देखेंगे यूएन की प्रासंगिकता पर पहले ही क्वेश्चन मार्क हमेशा यूएन की प्रासंगिकता पर हमेशा पहले ही प्रश्न चिन्ह जो लगाया जाता रहा है वो हमेशा यूएस के द्वारा ही लगाया जाता रहा है। इसके जो यूएन का जो चार्टर है उसका अनुच्छेद है 2/4 और 2/7 का ये सीधा उल्लंघन है, क्योंकि इसने किसी एक संप्रभु राष्ट्र के अंदर जाकर जिस तरीके से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को ले जाया जाता है, जिसके फोटोज रिलीज किए हैं। दूसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का निषेध होना चाहिए और तीसरा है इसका जो बिंदु है बल या दबाव से शासन प्रवर्तन पर रोक लगनी चाहिए। ये यूएन चार्टर के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, पर लेकिन यूएस ने यहाँ पर इन सब चीज़ों का वायोलेशंस किया है। और वैश्विक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वैश्विक व्यवस्था पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि जहाँ रूल बेस्ड ऑर्डर था, जैसे इंडिया में आप देखेंगे डेमोक्रेसी है, और यदि हम इस डेमोक्रेसी को ये कहने शुरू कर दें कि ये डेमोक्रेसी सही तरीके से नहीं बनाई गई है, यहाँ चुनाव ठीक से नहीं हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। वहीं आप यदि उसके मैटर में देखेंगे हम ये वेनेजुएला के में, तो उन्होंने क्या किया, रूल बेस्ड ऑर्डर को उन्होंने पावर बेस्ड ऑर्डर में बदल दिया और जो लोकतंत्र की व्याख्या होती है ना, उसको क्या करते हैं ये लोकतंत्र की व्याख्या चयनात्मक रूप से की जाने लगती है। जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, वहाँ यही तो हुआ कि उन्होंने लोकतंत्र की व्याख्या को ही चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र के ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस क्रिएट किए। सो द सेम थिंग विद द वेनेजुएला की उन्होंने। और ये जो लोकतंत्र की व्याख्या वो चयनात्मक हो सकती है, ये स्पष्ट रूप से किसी इंटरनेशनल पावर्स के काम हो सकते हैं और छोटे राष्ट्रों के लिए ये भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के शिकार बन जाते हैं। चाहे वो रूस और यूक्रेन युद्ध में देख सकते हैं आप, छोटे राष्ट्रों के लिए अपना अस्तित्व बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस ऐसे समय पे भारत का क्या दृष्टिकोण हो सकता है? भारत ने हमेशा वेनेजुएला मुद्दे पर गुटनिरपेक्षता और संवाद का समर्थन किया है। आंतरिक मामलों में भारत कभी भी किसी कंट्री के हस्तक्षेप करने का विरोध करता है। इंडिया चाहे अपने मैटर्स में भी हमेशा इंडिया ने कहा है कि हम
इंडिया एंड पाकिस्तान के कोई मैटर्स हैं या इंडिया के इंटरनल मैटर्स हैं, इंडिया इंटरनेशनल फोरम्स पे भी स्पष्ट रूप से कहता है कि इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इंडिया ने हमेशा चाहे रशियन मैटर्स हों या चाहे कोई रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो, हमने शांतिपूर्ण समाधान पर बल देने की कोशिश की है। और हम हमेशा कहते हैं, भारत कहता रहा है कि रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी किसी कंट्री की प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जो वेनेजुएला का संकट है, केवल एक देश का प्रश्न नहीं है, ये बल्कि ये बताता है कि आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुता और शक्ति के बीच संघर्ष अभी भी जीवित है। तो एक भारतीय होने के नाते हमें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी प्रकार से चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो इसलिए संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हमें संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आंसर राइटिंग्स के लिए यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे स्टेट सॉवरेनिटी क्या हो सकती है, नंबर 1। दूसरा, इकोनॉमिक कोएर्शन क्या होता है। तीसरा, रिजीम चेंज क्या होता है। चौथा, यूएन चार्टर आर्टिकल 2 क्या है, 2/4, 2/7। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्ड्स से आप क्या समझते हैं। पावर पॉलिटिक्स क्या होती है। नियो इम्पीरियलिज्म क्या है। ये प्रश्न और ये टॉपिक्स आपको समझने चाहिए, इन पे आपको लिखना चाहिए। और अंत में मैं बात करूंगा कि एक बड़ा प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि वेनेजुएला प्रकरण यह स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद की तुलना में यथार्थवाद अधिक प्रभावी है, जहां संप्रभुता का सम्मान शक्ति संतुलन पर निर्भर करता है। इसको आप अपने शब्दों में व्याख्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को सुना और समझा। नमस्कार, थैंक यू टू ऑल। यदि आपको बातें पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।